ऑलमोस्ट आफ्टरनून हो गई है, 12 बजे। सो हेलो स्टूडेंट्स, good afternoon to all of you. This is Shubham Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School Mou. This is class 11th मैथमेटिक्स और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पैराबोला के डाउट्स। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से पैराबोला को लेकर के, वो आप अपना फटाफट पोस्ट कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आज हम एलिप्स भी थोड़ा शुरू कर पाएँ। आई मीन जस्ट लेट अस। गुड आफ्टरनून सफल। पैराबोलाज डाउट, थोड़ा डिले मत कीजिए। मैंने कहा कि मैं अगर आपके पैराबोला के डाउट्स ज़्यादा नहीं रहेंगे तो मैं एलिप्स आज शुरू करूंगा। सो नो डाउट्स। अरे वाह, बस इक्रमा तुम्हारे जैसे सब हो जाते तो कितना अच्छा रहता। कोई कुछ पूछता नहीं, नहीं लेकिन फिर हमारी भी ग्रोथ नहीं होती ना। अगर कोई कुछ पूछता नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर हमारी भी ग्रोथ नहीं होती। सिमेट्री नहीं समझ में आया, सफल वर्मा भी कह रहे हैं नो डाउट्स। मिसलेनियस लगाई, मिसलेनियस मिसलेनियस लगाई। मिसलेनियस के एग्जांपल्स भी नहीं लगाए होंगे। अच्छे सवाल तो वहीं पड़े हुए हैं। क्या ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स लगा करके तो पैराबोला आ गया। ऐसा पढ़ाई होगी तुम लोगों की। मतलब एटलीस्ट मिसलेनियस तो मैं एटलीस्ट मिसलेनियस तो हम लोग बात कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइंस में भी हम लोग मिसलेनियस बात कर रहे थे, तो हम पैराबोला में भी मिसलेनियस देख सकते हैं। ठीक है, ट्राई करना, कोई बात नहीं, आज नहीं कल। चलो कोई बात नहीं। तो मैं एलिप्स शुरू कर दूं, एलिप्स। अच्छा, एक आध क्वेश्चन मैं ही दे दे रहा हूँ। एक्सरसाइज में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह, बहुत सुंदर एक्सरसाइज दिखाई दे रही है। टेटस रेक्टम की लेंथ दिया, फोकस दिया है, रेडियस दिया है। शुरू हो गया, चल नहीं पाएगा। एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मिसलेनियस में। मिसलेनियस में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अच्छा लग रहा है, सिंपल भी है एक्चुअली। और सबसे बड़ी बात, कोई एडिशनल नॉलेज नहीं चाहिए इनके लिए, ये बड़ा सीधा सीधा सवाल लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, मिसलेनियस एक्सरसाइज निकालिए। एनसीईआरटी पेज नंबर 264, एनसीईआरटी पेज नंबर 264, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। और नहीं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 भी बहुत अच्छा है। इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस। ट्वेंटी सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8,
Second, an arc is in the form of parabola with its axis vertical. An arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base. How wide is it? 2 meter from the vertical. Question number 2 भी बहुत अच्छा है. फिर फिलहाल आप फर्स्ट और 8 कीजिए. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत सिंपल और इजी दिखाई दे रहा है. अच्छा क्वेश्चन है. एलिप्स का ये तो ठीक है. फर्स्ट 6 एंड 8 ये लगाइए आप. पहला, छठवां और आठवां. उसके बाद बात होगी. और जैसे ही आपके क्वेश्चन हो जाए मुझे मैसेज कीजिए. फर्स्ट, सिक्स्थ एंड एट्थ. एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज 11. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8. ये 3 क्वेश्चन हैं. आसान सवाल है, लग जाएंगे आप लोगों से. इसमें से और भी जो पैराबोला का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी पैराबोला का है. अच्छा सवाल है और इजी सवाल है, लग जाएगा आप लोगों से, है ना. तो इन्हें ट्राई ज़रूर करना. अभी नहीं, बाद में ट्राई करना, बट ट्राई ज़रूर करना. मैं देख रहा हूँ एलिप्स बनाना आज. एलिप्स कैसे शुरू किया जाए. एलिप्स कैसे शुरू किया जाए. एलिप्स An ellipse is a set of all points. अच्छा. Line occupies called the center of the midpoint of the line. So line occupies called center point. पहले इसमें 2 फोकस ले लिया. मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ऑफ जॉइन द फोकाई व्हील उसका सेंटर बना देगा. तो द फोकाई व्हील इज मेजर एक्सिस तो बना दिया. वर्टिसेस भाई. वीडियो में है ही क्या सफल. वीडियो में भी फिलहाल कुछ नहीं चल रहा. आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. और ये बताओ यहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से किनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है. आप में से किसके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है. अरे नहीं यार, तुम्हारे पास कहाँ से, कैसे शेयर करूँगा तुम्हें. गूगल क्लासरूम. यस, गूगल क्लासरूम. ठीक है. नहीं, कुछ नहीं, ज़रूरत नहीं है मैसेज करने की, व्हाट्सएप नंबर की. आप क्वेश्चन लगाइए, मुझे कुछ 1 मिनट लगेगा.
एलिप्स। ये ऐसे लग रहा है। मैंने आपके क्लासरूम फोल्डर पे 11th मैथमेटिक्स में एक जीआईएफ फाइल शेयर की है। मैंने आपके क्लासरूम फोल्डर में पैराबोला सॉल्व करने के बाद फर्स्ट का आंसर आ गया सूर्यांश का और इक्रमा का। फर्स्ट का आंसर आ गया 5,0 बता रहे हैं ये दोनों। फर्स्ट वाला हो गया, सफल का भी बता रहा है। चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? आसान्या का भी फर्स्ट हो गया, मंगल का भी फर्स्ट हो गया 5,0। वेरी गुड। चलो तो भाई जिसका फर्स्ट ना हो रहा वो बताओ, तब तो मैं सॉल्व करूं। अगर फर्स्ट सबका हो गया है तो फिर रहने दूं। सिक्स्थ भी, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट सिक्स्थ एंड एट्थ। सफल का एट्थ भी हो गया बता रहा है, 8√3 ये आ रहा है। बाकी स्टूडेंट्स भी सॉल्व कीजिए और थोड़ा वेरीफाई कीजिए कि सही है कि नहीं। सफल का एट्थ हो गया बता रहा है, 8√3 ये आ रहा है। ये तो वो है ना इक्विलेटर ट्रायंगल वाला था ना, सॉल्व। श्रेयांशु का भी 8 हो गया और 8√3 आ रहा है। अब दो लोगों का आ रहा है तो शायद सही हो। फर्स्ट सिक्स्थ एंड एट्थ। आ रहे हैं बढ़िया। सुनिए जूता पहन लो। हाँ सुनिए, एक सेकेंड यार। पापा सर पे कुछ रख लीजिए, धूप ज़्यादा है, गमछा रख लीजिए। अरे ऑटो पकड़ के जाना है ठीक है, लेकिन आखिर उसके बाद पापा धुआं उतरने के बाद तो फिर अंदर जाएंगे ना। एक गमछा रख लीजिए, धूप तेज है, ज़रा से मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी तो। Please pronunciate question number 6 because it's not given clearly in book. अरे बुक में क्लियरली नहीं दिया का क्या मतलब भाई?
कभी कभी सफल की बातें मेरे सर के ऊपर चली जाती हैं। Find the area of the triangle formed by the lines joining the vertex of the parabola x square is equal to 12y to the ends of its lattice rectum। एक पैराबोला बनाइए पहले, x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y कैसा बनेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y कैसा पैराबोला बनेगा, पहले वैसा पैराबोला बनाइए, पहले वैसा पैराबोला बनाइए। पैराबोला, पैराबोला का लेटस रेक्टम होता है ना, कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द फोकस। पैराबोला के वर्टेक्स को लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। जब आप पैराबोला के वर्टेक्स को लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल बनेगा, उसी ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी। इक्रमा ने 6 का आंसर बता दिया है, बता रहा है 18 स्क्वायर यूनिट। आगे 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 भैया आगे। ओके सॉरी, गलती से हमारे डैडी ब्रॉडबैंड की स्विच ही ऑफ कर दी है राउटर की, इसलिए ऐसा हो गया। एकदम से नेटवर्क चला गया था। हाँ भी मुझे बता दीजिए यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं कि फर्स्ट, सिक्स्थ और एट्थ में से क्या कोई क्वेश्चन लगाना है मुझे, या आपने लगाया है। फर्स्ट वाला तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि हो गया है, सिक्स वाला भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज, एट वाला भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि हो गया। बट फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन ना लगाओ तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं आ रहा है, 8। An equilateral triangle is inscribed in a parabola y square is equal to 4x। कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वाई स्क्वायर एक पैराबोला है हमारा, वाई स्क्वायर। आपको पहले तो मालूम होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 8 आपको मालूम याद है ना कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कैसा पैराबोला होता है, कुछ इस तरह का, जिसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर होता है ना, वर्टेक्स इसका ओरिजिन पर होता है। और इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब किया गया, लिखा है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y square is equal to 4ax। those one vertex, अच्छा इज दैट द वर्टेक्स ऑफ द, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एक वर्टेक्स पैराबोला के वर्टेक्स पर है। तो कुछ इस तरह का इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इसका कुछ नाम लिख लेते हैं, ओ पी क्यू।
ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स पैराबोला के वर्टेक्स पर ही है। और ये पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। 4ax यार, सॉरी वाई कहाँ से आ जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, है ना, इसकी साइड्स की लेंथ बतानी है हमने। अब हमारे साथ क्या पंगा है कि हमको कुछ मालूम नहीं कि पैराबोला का फोकस किधर है, और हम ये भी नहीं बता सकते कि ये जो साइड है पी क्यू ये फोकस से होकर के जा रही होगी। हमको बस ये मालूम है कि ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये वर्टेक्स 0 0 पर है, ये ट्राइंगल ओ पी क्यू इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब सारे एंगल 60 60 के होंगे, तीनों साइड्स इक्वल होंगी। अच्छा, अगर सब 60 60 के होंगे तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री का होगा। इसको प्रूव करने जैसा कुछ नहीं है। और हमको तीनों, हमको साइड की लेंथ चाहिए, ये चाहे वीपी साइड मिल जाए, चाहे वी क्यू साइड मिल जाए, चाहे पी क्यू मिल जाए, कोई भी एक साइड मिल जाए, हमको साइड की लेंथ चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है। हमको वीपी चाहिए या वी क्यू या पी क्यू कुछ भी, मैं मान लेता हूं कि वीपी एक्स सेंटीमीटर है। मैं मान लेता हूं कि ये जो वीपी है, ये जो साइड है, ये एक्स सेंटीमीटर है, और 30 डिग्री के हिसाब से इसका कुछ नाम लिख लो, ओ, ओ मत लिखो, ओरिजिन कंफ्यूजन होगा, वी पी क्यू आर लिख लीजिए। अब आपको ये साइड, आपको ये एक्स चाहिए, याद रखिएगा, हमको ये एक्स चाहिए, और हमको सिर्फ पैराबोला की इक्वेशन मालूम है। हमको सिर्फ पैराबोला की इक्वेशन मालूम है। देखिए आप इसमें एक काम कीजिए कि वी आर निकालिए इन टर्म्स ऑफ एक्स, पी आर निकालिए इन टर्म्स ऑफ एक्स। जब आपको वी आर और पी आर मिल जाएगा, जब आपको वी आर और पी आर मिल जाएगा तो आपको पी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। जब आपको वी आर मिल गया तो वो इसका एब्सिसा होगा, जब आपको पी आर मिल गया वो इसका ऑर्डिनेट होगा। जब आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिल जाएगा तो वो वैल्यू उठा करके आप पुट कर दीजिएगा, आपको यू नो टी मान लेते हैं, इसको टी सेंटीमीटर, स्मॉल टी मान लेते हैं। एक्स यहाँ यूज हुआ है, ए भी यहाँ यूज हुआ है, तो यू नो ओके। तो हम वी आर कैसे निकालें, वी आर निकालना हमें इन टर्म्स ऑफ टी, टी के टर्म्स में हमको वी आर चाहिए। तो हाइपोटेनस और बेस में रिलेशन बताता है कॉस, कॉस 30 यूज कर लीजिए, कॉस 30 इज इक्वल टू वी आर अपॉन टी। तो वी आर हो जाएगा टी इंटू कॉस 30, और कॉस 30 होता है अंडर रूट 3 अपॉन 2। फिर साइन 30 यूज कीजिए, साइन 30 होता है परपेंडिकुलर पी आर अपॉन टी, यहाँ से पी आर हो जाएगा टी साइन 30 मतलब टी अपॉन 2। अब देखिए वी आर पॉइंट पी का एब्सिसा होगा और पी आर पॉइंट पी का ऑर्डिनेट होगा। वी आर और पी आर पॉइंट पी के एब्सिसा और ऑर्डिनेट होंगे। मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, हेंस पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे टी अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब ये पॉइंट जो है वो पैराबोला पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट पी जो है वो पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो पैराबोला को सेटिस्फाई करा दीजिए। सिंस पी लाइज ऑन पैराबोला, हेंस y की वैल्यू रखेंगे t अपॉन 2, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, और x की वैल्यू रखेंगे t अंडर रूट 3 अपॉन 2। हमको t चाहिए, है ना, हमको हमें t चाहिए। देखिए यहाँ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 4a, ये 2 से इसको एक्चुअली काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, 2 अंडर रूट 3ta, ये एक t और एक t कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, t की वैल्यू आ जाएगी 8 अंडर रूट 3 इंटू ए। मतलब जो भी पैराबोला का फोकस होगा, जितनी भी डिस्टेंस से पैराबोला का फोकस होगा उसका 8 अंडर रूट 3 टाइम्स,
जिस भी डिस्टेंस पर पैराबोला का फोकस होगा, ए क्या होता है, ओरिजिन से फोकस की डिस्टेंस, जो ओरिजिन से फोकस की डिस्टेंस होगी उसका 8√3 टाइम्स होगी इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ। अच्छे से देख लीजिए, कहीं कोई बात नहीं समझ में आए पूछ लीजिए, कुछ डिस्कस करना चाहें डिस्कस कर लीजिए। सर पहले क्वेश्चन में कौन सा इक्वेशन लेंगे पैराबोला का और क्यों? क्या सभी का वीडियो ब्लर आ रहा है? यार मुझे तो वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। क्या सभी को वीडियो ब्लर आ रहा है? सफल अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक कीजिए। पहले क्वेश्चन में कौन सा इक्वेशन लेंगे? व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस। फाइंड द फोकस, हाँ ठीक है, इसका एक डायग्राम है। 20 सेंटीमीटर डायमीटर, ये जो कौन पूछ रहा था? सूर्यांश शायद, अमन। अमन ये 20, पहले वाले क्वेश्चन में ये 20 दिया हुआ है, ये जो डायमीटर है पैराबोला का वो 20 दिया हुआ है और इसकी डीपनेस जो है ये 5 दिया हुआ है। अगर आप डायग्राम सही बना लेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर आप डायग्राम बना लेंगे सही तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हाँ भाई, यार देखो वीडियो क्लियर है, चलो ठीक है। ओके मैंने एक बार और मैं मीटिंग फिर से लीव करके ज्वाइन कर ले रहा हूँ। मैंने कर लिया है, मीटिंग लीव करके ज्वाइन कर लिया है। अब अभी भी अगर वीडियो क्लियर नहीं है तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। ठीक है, अभी मैंने मीटिंग लीव करके ज्वाइन कर ली है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट, अभी कोई और है जो, आई होप आपको 8th क्वेश्चन समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन है ये। और देखिए मैं आपको एक बात समझा दूं, चाहे आपका मिड टर्म एग्जाम हो, चाहे आपका एनुअल एग्जाम हो, चाहे कुछ भी, मैथ्स में ऐसा कोई रूल नहीं होता कि एनसीईआरटी से सवाल आएगा, आरडी से आएगा, आरएस अग्रवाल से आएगा। जो भी आपके क्लास टीचर ने आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है वो। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं बस एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, डजंट मीन कि ये आ जाएगा, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसकी आपको या तो प्री एक्वायर्ड नॉलेज ना हो या आपकी ऐसी समझ ना हो कि आप इसको चोक ना कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये सब सवाल सर ने नहीं बताया, मिसलेनियस से क्यों उठा करके दे दिया। ये बच्चों वाली अगर बहस किसी ने की ना तो भाई बड़ी बुराई है, ये ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, मेरे पेपर में क्वेश्चंस अक्सर ऐसा होता है कि मैं तकरीबन 25%, 20 या 25% क्वेश्चंस खुद से भी बना लेता हूँ। यही वजह भी होती है कि मेरे क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक भी कभी कभी हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह होती है क्योंकि, तो ऐसा कुछ कोई बहस नहीं करेगा भाई कि हाँ ये सवाल, अब जैसे ये क्वेश्चन में भले मिसलेनियस में रखा हो बट ये एकदम ये सब क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट मैंने बोला 6 बोला, वो मुझको जहां तक ही दिख रहा है। कोई कह रहा है फर्स्ट या 6 में से कोई लगाने के लिए, या मैं आगे बढ़ूं? कोई कह रहा है फर्स्ट या क्वेश्चन नंबर 6 में से लगाने के लिए कुछ, या मैं आगे बढ़ूं? जल्दी, फर्स्ट या 6 में से कुछ लगाना है? चलो, मैंने आप सभी को क्लासरूम पर एक लिंक शेयर की है। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको क्लासरूम पर एक लिंक शेयर की है। एक जीआईएफ फाइल है, एक जीआईएफ फाइल है, आप उसे अभी देखिए और फिर वापस मीटिंग में आइए। सारे स्टूडेंट्स अभी आप उसे देखिए और फिर वापस मीटिंग में कनेक्ट होइए।
बहुत ध्यान से देखिएगा उस इमेज को, उस जीआईएफ फाइल को बहुत ध्यान से देखिएगा। इससे ज़्यादा नहीं। बहुत ध्यान से देखिए, जो जो इमेज मैंने, जो जीआईएफ फाइल मैंने शेयर की, जीआईएफ फाइल होगी वो, ठीक है, वो थोड़ा सा मूव कर रही होगी, आपको ये दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये पॉइंट मूव कर रहा है और एलिप्स बन रहा है, किस तरह से, है ना। अगर अगर अभी भी बात समझ में नहीं आई हो तो एक दो बार और देख लीजिए, ठीक है। आप किस तरह से ये पॉइंट मूव कर रहा है, ये दोनों पॉइंट्स फिक्स्ड होंगे, अगर आप देखेंगे तो ये दोनों पॉइंट्स फिक्स्ड होंगे, और एक पॉइंट मूव कर रहा होगा इन दोनों से जुड़ करके, इन दोनों से बंधा हुआ रह करके, ठीक है। बहुत अच्छे से देख लीजिए उस जीआईएफ फाइल को। आप बहुत सारे एनिमेशन भी देख सकते हैं, यू बेटर नो, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं ये सब देखने समझने के लिए। मैंने तो बस एक रैंडम गूगल पे सर्च करके आपको एक इमेज दे दी ताकि यू नो आपको आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाए। हाँ भी सबने देख ली, स्वतंत्र, विक्रमा, सूर्यांश, सफल, मंगल, असान्या, आदित्य देख लिया, ओके, शिवांगी, श्रेयांशु, ओके, चलो। मेक श्योर कि आप सबने वो इमेज देखी हो ताकि मुझे थोड़ा समझाने में आसानी रहेगी, मुझे थोड़ा समझाने में आसानी होगी। तो एक ऐसी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, एक ऐसी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, जो उस पॉइंट का लोकस है, या ये कह लें कि उस पॉइंट की ट्रेजेक्ट्री है, उस पॉइंट का पाथ है, जो पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि इसकी दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम हमेशा कांस्टेंट है। The trajectory of a point that is moving in such a way the trajectory of a point that is moving in such a way that the sum of its distances from two fixed points f1 and f2, the trajectory of a point that is moving in such a way that the sum of its distances from two fixed point f1 and f2 is always constant is named as an ellipse. एनसीईआरटी बहुत चालाक है। ये तो ऑब्जर्व्ड डेफिनेशन थी एलिप्स की, ये जो डेफिनेशन थी ये ऑब्जर्व्ड डेफिनेशन थी। ब्लर, क्या हुआ? अरे यार इंटरनेट चल रहा है क्या?
गुड्डी गुड्डी, पता नहीं क्यों आज नेटवर्क बहुत ख़राब है बच्चे। हाँ बार बार बता रहे हैं ब्लर हो गया, मौसम वौसम सही है। ठीक है यार, एक बार और मीटिंग लीव कर ले रहे हैं। अभी बताओ, अभी बताओ। नया चैप्टर पढ़ाने जाओ और वीडियो ब्लर। क्लियर, ओके। अब ठीक है सब, चलो ठीक है। सो मैं बात कर रहा था कि द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पॉइंट, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ। ये सब नए नए वर्ड्स को भी आप जानते सुनते रहा कीजिए, ठीक है। मैं वहाँ पाथ भी लिख सकता था, मैं वहाँ लोकस भी लिख सकता था, मगर नए नए वर्ड्स जानते रहने चाहिए, ठीक है। सब टर्मिनोलॉजी मैथ्स में यूज, द ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ या लोकस, कुछ भी यूज कर सकते हैं। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पॉइंट दैट इज मूविंग इन सच अ वे, जो इस तरह से मूव कर रहा हो प्लेन में, दैट इज मूविंग इन 2D, दैट इज मूविंग इन 2D, और ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पॉइंट इन टू डायमेंशनल, in two dimensional. The trajectory of a point in two dimensional which is moving in such a way that the sum of its distances from two fixed point f1 and f2 is always constant, yeah, is always remains, constant, is termed as, is named as an ellipse. एक ऐसा 2D शेप, जो ऐसे पॉइंट का पाथ हो जो इस तरह से मूव कर रहा हो कि इसकी दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस, ये पी एफ वन प्लस पी एफ टू इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दैट इज Pf1 plus Pf2 is always constant। ये दोनों बराबर नहीं होंगे Pf1 और Pf2। कभी एक चीज, अब मान लीजिए P जब यहाँ आ जाएगा, मान लीजिए P यहाँ आ जाएगा, तो Pf1 उतना ही, जिस रेशियो में Pf1 बढ़ जाएगा उसी रेशियो में Pf2 कम हो जाएगा। जब यही पॉइंट P यहाँ पर होगा ना, तो एक एक डिस्टेंस स्ट्रेच हो जाएगी और दूसरी डिस्टेंस उसी रेशियो में, है ना। तो ये इस तरीके से मूव करता है कि इन दोनों डिस्टेंसेस का सम हमेशा कांस्टेंट बना रहे, वो ऑब्वियस सी बात है। दो दो दीवार में दो कांटिया या बोर्ड में दो दो फिक्स पॉइंट ले करके और बीच में एक धागा बांध करके, ठीक है, थोड़ा स्विंग करे वो धागा है, और उसमें एक चौक फंसा करके ऐसे घुमा दोगे ना तो एलिप्स बन जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? हम लोगों के टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते थे। तो दो फिक्स पॉइंट, एक धागा ऐसे बांध करके यहाँ पर, और वो धागा थोड़ा झूलना, थोड़ा लूज होना चाहिए, जितना लूज रहेगा उतना बड़ा एलिप्स बनेगा। F1 और F2 दो फिक्स पॉइंट के बीच में या दो कांटियां लगा लीजिए, या कुछ भी किसी भी तरीके से ये दो पॉइंट एंड फिक्स कर लीजिए। या दो लड़कों को बुला लेते थे यहाँ पर चौक पकड़ करके, और उनके बीच में एक धागा बांध देते, धागे में चौक फंसा करके ऐसे घुमा देते थे, एलिप्स बन जाता था। और ये बेस्ट मेथड होती थी इस बात को समझाने की। ये जो एनिमेशन आप GIF फाइल अभी आप देख रहे थे ना, उसी बात को समझाने के लिए। खैर, लेकिन ये जेन्युइन डेफिनेशन नहीं है एलिप्स की, ये ऑब्जर्व्ड डेफिनेशन है। एलिप्स में एक समय ऐसा भी हो जाए जब दोनों फोकस आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा होगा भाई, ऐसा बिल्कुल होगा। बीच में ऐसा एक बार यहाँ होगा और एक बार यहाँ होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ ध्यान दो। तो ये डेफिनेशन जेन्युइन डेफिनेशन नहीं है, ये ऑब्जर्व्ड डेफिनेशन है, ठीक है। ये पढ़ाने के लिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी ने इस डेफिनेशन का सहारा लिया है, दैट्स ऑल। मगर ये जेन्युइन डेफिनेशन नहीं है। एलिप्स में ये ऑब्जर्व किया गया। एलिप्स ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? डबल कोन और प्लेन के इंटरसेक्शन से, भूलिएगा मत। डबल कोन और प्लेन के इंटरसेक्शन से एलिप्स ओरिजिनेट हो रहा है। ये ऑब्जर्व्ड डेफिनेशन है एलिप्स की। दिस इज एन ऑब्जर्व्ड डेफिनेशन, ये ऑब्जर्वेशन है, इसको डेफिनेशन कह सकते हैं। दिस, ये ऑब्जर्वेशन है जनरली। और एनालिटिकल डेफिनेशन जैसी कि हम लोगों ने एलिप्स में पढ़ी थी, सॉरी सर्कल में पढ़ी थी, एनालिटिकल डेफिनेशन जैसी कि हम लोगों ने पैराबोला में पढ़ी थी, वैसी ही इसकी भी एनालिटिकल डेफिनेशन हम पढ़ेंगे अभी थोड़े टाइम बाद, जब हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी डेराइव करेंगे तब। अभी के लिए एलिप्स को एक ऑब्जर्व्ड डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी इस तरह से पढ़ा रही है। आई मेक श्योर कि आप इसको नोट करें, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको फर्दर ऐड करने पड़ेंगे, उन पॉइंट्स को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। द फिक्स्ड पॉइंट्स F1 F2, ये टर्मिनोलॉजी है। आप एक्चुअली हेडिंग डाल देना टर्मिनोलॉजी ऑफ एलिप्स।
basic terminology actually. The fixed points F1 and F2 are called foci, foci of the ellipse. मतलब एलिप्स में दो फोकस होते हैं, पैराबोला में एक फोकस होता है, एलिप्स में दो फोकस होते हैं. The line segment, the line joining F1 and F2 is called axis of the ellipse. The line joining F1 and F2 is called axis of the ellipse. The intersection point of ellipse, the intersection point of ellipse and its axis are called vertices of the ellipse. Are called vertices of the ellipse. क्या वीडियो ब्लर आ रहा है? क्या वीडियो ब्लर आ रहा है? ठीक है. यस सर, शिवांश यस. यार वीडियो देखिए, मुझे क्यों क्लियर आ रहा है यार, बड़ी अजीब है. आप लोग ये डेफिनेशन लिखो, ठीक है. डायग्राम आई होप आप लोगों ने बना रखा हो, डायग्राम आई होप आपने बना लिया हो. वो जो डेफिनेशन है, ऑब्जर्व डेफिनेशन है एलिप्स की, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पॉइंट इन टू डायमेंशनल, आई होप आपने वो नोट कर रखी हो, ठीक है. अब ये जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं? टर्मिनोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं दैट द फिक्स्ड पॉइंट्स F1 एंड F2, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, अगर आप नहीं लिख पाए तो मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ. You know, the fixed point F1 and F2, the fixed points F1 and F2 are called foci of the ellipse. The fixed points F1 and F2 are called foci of the ellipse. Second terminology है the line joining F1 and F2. The line joining F1 and F2 is called axis of the ellipse. Is called axis of the ellipse. थर्ड टर्मिनोलॉजी है द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एलिप्स, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एलिप्स एंड इट्स एक्सिस, द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ एलिप्स एंड इट्स एक्सिस आर कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स, आर कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स. यहाँ तक हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ F1 F2, द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ F1 एंड F2, द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ F1 एंड F2 perpendicular to the axis of ellipse, perpendicular to the axis of ellipse, perpendicular to the axis of the ellipse is called another axis, is called another axis of the ellipse. You know,
ठीक है, इज कॉल्ड अनदर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। मतलब एलिप्स में पैराबोला की तरह नहीं है कुछ, एलिप्स में हर चीजें दो दो है, दो फोकस, फोकाई को ज्वाइन करने, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग F1 एंड F2, ये एक्सिस है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग F1 एंड F2 ये एक्सिस है। एक्सिस जो है वो एलिप्स को जिन दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है वो वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स ये है V2 लिख दे रहा हूं इसको, एक वर्टेक्स ये है V1 लिख दे रहा हूं इसको। F1 F2 के मिड पॉइंट से और एक्सिस के परपेंडिकुलर, F1 F2 के मिड पॉइंट से और एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है इसको हम दूसरी एक्सिस कह रहे हैं। ये एलिप्स की दूसरी एक्सिस है। एक एक्सिस तो ये है जो F1 F2 से पास हो रही है, और एक एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर है और F1 F2 के मिड पॉइंट से पास हो रही है, इसको हम कह रहे हैं सेकेंड एक्सिस, दूसरी एक्सिस। ठीक, जो F1 और F2 का मिड पॉइंट है, लिख लीजिएगा, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी लिख लीजिएगा नीचे फिर से स्टार बना के, द मिड पॉइंट ऑफ F1 एंड F2 इज कॉल्ड, द मिड पॉइंट ऑफ F1 एंड F2 या द मिड पॉइंट ऑफ द टू फोकाई इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द एलिप्स। ये नया टर्मिनोलॉजी है, सेंटर पैराबोला में नहीं था सर, पैराबोला में फोकस था, पैराबोला में वर्टेक्स था, पैराबोला में एक्सिस थी, सब था, पैराबोला में सेंटर नहीं था, लेकिन इसमें सेंटर आ रहा है, इसमें एक नई टर्मिनोलॉजी ऐड हुई है, सेंटर ऑफ द एलिप्स। तो हम लोगों ने कौन कौन सी बातें अभी पढ़ी, एलिप्स में अनलाइक पैराबोला दो फोकाई होते हैं, दो वर्टिसेस हैं, दो एक्सिस हैं, और दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन है, सेंटर। हाँ सर्किल में सेंटर था भाई, लेकिन सर्कल में फोकस वोकस वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर इस ज्योमेट्री के दोनों फोकस सेंटर पे कोइंसाइड हो जाए ना, अगर इस ज्योमेट्री के दोनों फोकस, इसको थोड़ा श्रिंक कीजिए, इसको थोड़ा इधर से दबा दीजिए, F1 और F2 अगर C पर कोइंसाइड कर जाए, अगर इस ज्योमेट्री के F1 F2 सेंटर पे कोइंसाइड कर जाए, तो ये ज्योमेट्री आपकी क्या बन जाएगी, सर्कल बन जाएगी। अगर एलिप्स के दोनों फोकाई एलिप्स के सेंटर से कोइंसाइड हो जाएं, तो फिर वो ज्योमेट्री है ना, वो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, सर्कल हो जाएगी। तो एक तरह से सर्कल इज अ टाइप ऑफ एलिप्स, ठीक है, उस फोकाई कोइंसाइड विद इट्स सेंटर। यहां तक की बात नोट हो गई, यहां तक की बात नोट हो गई ना, ओके चलो। तो ये सारी बातें अभी तक हम लोगों ने बेसिक टर्मिनोलॉजी वगैरह पढ़ ली, सेंटर पढ़ लिया, दो फोकस, दो वर्टिसेस, ओके। देखिए एलिप्स हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, एलिप्स वर्टिकल भी हो सकता है। हम लोग देखेंगे जैसे पैराबोला चार अलग अलग लोकेशन पर था, एक पैराबोला जो राइटवर्ड खुल रहा था, एक जो टुवर्ड्स लेफ्ट खुल रहा था, एक अपवर्ड खुल रहा था, एक डाउनवर्ड खुल रहा था। उसी तरीके से एलिप्स के भी अपनी अपनी स्टैंडर्ड होती है, कंडीशंस होती है, सिचुएशन होते हैं, इसके भी अपने पॉस्चर्स हैं। तो एलिप्स एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक एलिप्स होता है वर्टिकल, है ना। और आप समझ भी रहोगे इस बात को, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है और ये वर्टिकल एलिप्स है। ध्यान दीजिए, जो एक्सिस की लेंथ लंबी होती है, ज्यादा होती है, जो एक्सिस लंबी होती है, द एक्सिस विच इज लॉन्गर इज कॉल्ड मेजर एक्सिस एंड द एक्सिस विच इज शॉर्टर इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। इसे मेजर एक्सिस कहते हैं एलिप्स की, और इसे माइनर एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इसे मेजर एक्सिस और इसे माइनर एक्सिस, इनके कुछ नाम लिख लेते हैं, F1 F2 B एंड B डैश, B1 B2 लिख लेते हैं, B1 B2। आप नीचे फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द एक्सिस V1 V2, द एक्सिस V1 V2 is called major axis and the axis B1 B2 is called minor axis। जिस एक्सिस की लेंथ लंबी है, लॉन्गर है जो एक्सिस, उसे मेजर एक्सिस लिख लीजिए,
और जो एक्सिस शॉर्टर है उसे माइनर एक्सिस लिख लीजिए फटाफट से। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। वैसे तो इस जैसे पैराबोला में बहुत अभी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। डन, ठीक है। अभी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, जैसे लेंथ ऑफ, जैसे लेटस रेक्टम है, फोकल डिस्टेंसेस है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है एलिप्स में। ये बस मैं इंट्रोडक्टरी टर्मिनोलॉजी बता रहा था। जो ये जो डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी ना, इस डेफिनेशन की बेसिस पर कौन कौन सी बातें सामने आई हैं, अभी बस वो लिखवाई गई हैं, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, ठीक है। अभी भी पढ़ा सकते थे लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्लास, फिर से अभी 12th वाली क्लास है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स पढ़ेंगे हम लोग, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। उसमें आप लोगों को स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ने के बाद जो बाकी एडिशनल टर्मिनोलॉजी है, लेटस रेक्टम, एक्सेस की इक्वेशन एंड ऑल दैट, फोकल डिस्टेंसेस, वो सारी चीज़ें भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एलिप्स थोड़ा डिटेल में जाता है क्योंकि पैराबोला से एडिशनल चीज़ें हैं इसमें, दो दो फोकस हैं, दो दो वर्टिसेस हैं, क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे बनते हैं इसमें। मुझे ये बताइए, कल हम लोग स्ट्रेट लाइन के डाउट्स कर रहे हैं ना? कल हम लोग स्ट्रेट लाइन के डाउट्स कर रहे हैं, जो आपके मिसलेनियस के बाकी रह गए थे, जो आपके मिसलेनियस के बाकी रह गए थे। तो कल हम लोग स्ट्रेट लाइन के डाउट्स करेंगे। कल हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। जितने भी डाउट्स रहेंगे, ठीक है, जो भी डाउट्स हैं स्ट्रेट लाइंस के, आपका काम होगा कि पैराबोला अभी भी अगर आपने नहीं लगाया, मिसलेनियस अगर आपने नहीं लगाया, प्रीवियस पेंडिंग वर्क होगा तो उसको क्लियर कर लेना, उसको कवर करना, बीच में जब जब आपको टाइम मिले गैप को फिल कीजिएगा, ठीक है। परसों हम लोग पढ़ेंगे एलिप्स को आगे, और कल हम लोग पढ़ेंगे, टाइमिंग आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, कल के एडिशनल क्लास की टाइमिंग आपको व्हाट्सएप पर, गूगल क्लासरूम पर मिल जाएगी, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। दिस इज शुभम पोद्दार साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। व्हाट्सएप भूलने की आदत हो गई यार।